हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आर वेलकम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। देखिए चैप्टर नंबर जो 5 है ये है आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। सबसे पहले तो आप देखें, ये ज्योमेट्री जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिला हुआ है। जियो का मतलब है अर्थ से रिलेटेड है और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट से रिलेटेड। तो देखो, मैथ की जो ज्योमेट्री ब्रांच है उसका डेवलपमेंट हुआ है अर्थ के मेजरमेंट कैसे किए जा सकते हैं, कितनी शेप्स हैं, उनका मेजरमेंट किस तरीके से होगा, ये सारी स्टडी होती है वो ज्योमेट्री के अंदर होती है। ठीक है, तो यूक्लिड नाम की मैथमेटिशियन ने जो ज्योमेट्री डेवलप की है वो अपनी यूक्लिड्स ज्योमेट्री की तरह से बताई गई है और इसमें आपको अलग अलग तरीके से चीजें समझने का मौका मिलेगा कि किसको हम डिफाइन कर सकते हैं, किसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं, सारी चीजें होती हैं उनको डेफिनेशन के तौर पे हम नहीं देख सकते हैं, हर एक चीज की डेफिनेशन हमें मिल नहीं सकती है। तो देखिएगा इसमें यूक्लिड ज्योमेट्री में कौन कौन सी चीजें मानी गई हैं। सबसे पहली बात जो इसमें आई है वो है पॉइंट के बारे में, कि हम पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लाइन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं और प्लेन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड ये अजम्पशन किए गए हैं कि पॉइंट की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, लाइन की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, प्लेन की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। ठीक है, ये आपको पहली बात याद रखनी है। इसके अंदर दूसरी जो बात शामिल की गई है वो है एक्सियोम्स के बारे में, पोस्टुलेट्स के बारे में। ये आपके तीन स्पेशल वर्ड्स आएंगे। देखो, एक होता है एक्सियोम, एक होता है पोस्टुलेट और एक होती है थ्योरम। ये क्या क्या होते हैं? देखो, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट होते हैं। तीनों क्या है? स्टेटमेंट है। एक्सियोम भी स्टेटमेंट है, पोस्टुलेट भी स्टेटमेंट है और ऐसा स्टेटमेंट है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, अब एक्सियोम किसको बोलेंगे, पोस्टुलेट किसको बोलेंगे? पोस्टुलेट वो स्टेटमेंट होता है जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ वाला स्टेटमेंट जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है उसको हम पोस्टुलेट बोलेंगे। और ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ वाला स्टेटमेंट जो मैथ की अलग अलग ब्रांचों में इस्तेमाल होता है, स्पेशली ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है, उसको हम बोलेंगे एक्सियोम। ठीक है, वो मैथमेटिक्स की या अदर जगह पे ही वो यूज होता है, उसको बोलते हैं एक्सियोम्स। ठीक है, उनको हम प्रूव नहीं करेंगे, उनको प्रूव किया हुआ मान के चलेंगे। एक्सियोम और पोस्टुलेट हैं, उनको पहले से प्रूव किया हुआ मान के चलेंगे, यानी उनको यूनिवर्सल ट्रूथ मानना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड। अब थ्योरम किसको बोला गया है? थ्योरम, थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, विच कैन बी प्रूव्ड। थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो हमारी नॉलेज इंफॉर्मेशन होती है उसकी हेल्प से हम थ्योरम यानी एक ऐसी स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूव किया जा सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? थ्योरम बोलेंगे। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ये मान के चलना कि पॉइंट, लाइन और प्लेन इनको हमें डिफाइन नहीं कर सकते हैं। दीज आर अज्यूम्ड टू बी एग्जिस्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ इंट्रोडक्शन वाले
पॉइंट पे। इसी में आगे ये भी अज्यूम किया गया है कि पॉइंट हैज नो पार्ट, पॉइंट हैज नो पार्ट, इसका कोई पार्ट नहीं होता है, पॉइंट हैज नो पार्ट। और आगे जाके कंसीडर ये कर लेंगे कि पॉइंट होता वो एक डॉट की तरह पे कंसीडर किया जा सकता है, यू नो वेरी वेल। उसके बाद में ये भी अज्यूम किया गया है कि जो लाइन होती है उसके एंड पॉइंट्स लाइन के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ये आपके पास में लाइन है तो ये जहां पे टर्मिनेट हो रही है वो क्या है, वो पॉइंट्स है। ओके, द एंड्स ऑफ ए लाइन आर कॉल्ड पॉइंट्स। ये जो लाइन सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है उसकी जो एंडिंग है वो दो पॉइंट्स पे हो रही है। ठीक है, जो लाइन है उसकी एंडिंग दो पॉइंट्स पे हो रही है। फिर एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। कोई भी सरफेस है उसकी एज है वो लाइन है। आप देख रहे हैं ये एक व्हाइट बोर्ड का या ब्लैक बोर्ड का सरफेस है। ठीक है, तो कोई भी यदि सरफेस है आपके पास में तो उसकी बाउंड्री होगी, तो बाउंड्री क्या है, लाइन है। ये ब्लैक बोर्ड है, इसकी भी ये बाउंड्री है, वो क्या है, एक लाइन है। तो एजेज ऑफ ए सरफेस, किसी भी सरफेस की जो किनारे होते हैं वो लाइन होती हैं। ठीक है, ये बात आपको कंसीडर करके चलनी है। इसके अंदर कोई भी लाइन होती है उसकी ब्रेथ नहीं होती है, तो ऐसे बोला गया है लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। क्या मतलब है इसका, कि कोई भी लाइन है वो बिना चौड़ाई वाली लंबाई होती है, मतलब उसकी मोटाई होती है वो कुछ नहीं मानी गई है। लाइन इज कंसिडर्ड एज ब्रेथलेस लेंथ। ऐसी लेंथ जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है उसको क्या कंसिडर किया गया है, उसको लाइन कंसिडर किया गया है। लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है, ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है उसको लाइन कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपकी इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट थे। कोई भी एक सरफेस होती है तो उसमें दो ही चीजें होती हैं, एक तो ब्रेथ होती है और एक लेंथ होती है। सपोज ये आपके पास में एक सरफेस है, तो इस सरफेस में केवल दो चीजें हैं, सरफेस में केवल दो चीजें हैं, एक तो इसकी लेंथ है और एक इसकी ब्रेथ है। ध्यान रखिए इसमें तीसरी डायमेंशन नहीं है। यदि आप किसी सॉलिड बॉडी का एग्जांपल लें, जैसे मान लो ब्रिक है, तो ब्रिक में आपकी तीन डायमेंशन आ जाएंगी, उसमें लेंथ भी आ जाएगी, ब्रेथ भी आ जाएगी और उसकी हाइट भी आ जाएगी, तो उसमें तीन डायमेंशन हो जाएंगे। लेकिन कोई भी सरफेस होती है उस सरफेस के अंदर केवल दो डायमेंशन होंगी, लेंथ और ब्रेथ। तो ये भी इसके अंदर कंसिडर किया गया है कि कोई भी सरफेस है उसकी केवल दो ही डायमेंशन हो सकती है, लेंथ और ब्रेथ। अब हम देखेंगे इसके एक्सियोम्स क्या क्या थे और पोस्टुलेट क्या क्या थे। यूक्लिड्स एक्सियोम्स। एक्सियोम्स के बारे में मैंने बता दिया है कि एक्सियोम क्या है। ये ऐसे स्टेटमेंट हैं जिनको यूनिवर्सल ट्रूथ लिया गया है विदाउट एनी प्रूफ। ये ऐसे स्टेटमेंट हैं जिनको यूनिवर्सल ट्रूथ माना गया है बिना किसी प्रूफ के, उनको बोला गया है एक्सियोम्स। तो यूक्लिड ने अपनी ज्योमेट्री में ऐसे एक्सियोम्स कौन कौन से लेट किए गए हैं वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें टोटल 7 एक्सियोम कंसीडर किए गए, टोटल एक्सियोम्स। इसमें सबसे पहला ये है थिंग्स विच कोइंसाइड।
थिंग्स विच कोइंसाइड आर इक्वल टू वन अनदर। देखिएगा इसका क्या मतलब है। ऐसी चीजें जो एक दूसरे से कोइंसाइड करती हैं वो एक दूसरे की इक्वल होती हैं। इसका हिंदी में मतलब ये, ऐसी चीजें जो एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाती हैं वो एक दूसरे की इक्वल होती हैं। आप एक ही कंपनी की सेम साइज की दो स्केल यदि लाते हैं, ठीक है, तो दोनों स्केल एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएंगी। आपके पास में ये एक एग्जांपल है, जैसे मान लो ये स्केल है, तो ये जो स्केल है आप यदि इसी कंपनी की सेम साइज की लेके आते हैं तो एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगी। इसकी जितनी लेंथ है, जितनी ब्रेथ है और जितनी इसकी मोटाई है उतनी दूसरे की होगी। तो यदि आप एक के ऊपर दूसरी रख देंगे तो वो दूसरा उसको कवर कर लेगी। तो इसका मतलब जो चीजें एक दूसरे को कवर कर लेती हैं, कोइंसाइड कर लेती हैं, वो एक दूसरे की इक्वल होती हैं। आप एक ही बुक के अलग अलग पेजेस को देख सकते हैं। यदि एक पेज को फोल्ड करके दूसरे पे रखा जाए तो वो एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएगी, तो इसका मतलब दोनों इक्वल है। आगे जाके कॉन्ग्रुएंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, जैसे एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन गिर जाए तो इसका मतलब दोनों लाइन कोइंसाइड हो गई, या एक ही पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट यदि रख दें तो कोइंसाइड हो जाएंगे दोनों पॉइंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि दोनों कोइंसाइड होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये इसका पहला एक्सियोम था। इसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो दोनों इक्वल हैं तो क्यों इसको प्रूव कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें कोइंसाइड कर रही हैं उनको एक दूसरे की इक्वल माना गया है। दूसरा इसका एक्सियोम देखते हैं, थिंग्स विच आर things which are equal to the same thing then they are equal to one another। ध्यान से देखिएगा इसका क्या मतलब है। ऐसी चीजें जो किसी एक चीज के इक्वल हैं तो वो आपस में इक्वल हैं। इसका एग्जांपल ये देखो, जैसे मान लो आपके पास में कोई दो चीजें x और y हैं। आपके पास में कोई दो चीजें x और y हैं और वो किसी दूसरी तीसरी चीज के बराबर है। सपोज कर लो कि ये z के बराबर हैं दोनों ही। आपके पास में दो अलग अलग चीजें थी लेकिन दोनों किसी बाकी चीज के सेम थी, यानी ये भी इसके बराबर थी और ये भी इसके बराबर थी। तो आप यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? आप यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू y के बराबर होगी, ठीक है। तो क्या मतलब है, थिंग्स विच आर इक्वल टू समथिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब ये इसके और ये इसके भी बराबर है तो दोनों बराबर होंगी। ये इसका दूसरा एक्सियोम था, इसका कोई प्रूफ नहीं दिया है। ओके, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड इसका एक्सियोम है, whole is greater than the part। ये हमें नेचुरल अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे मान लो ये पूरी चीज है, ये पूरा है, होल का मतलब कंप्लीट, तो ये होल चीज है। तो इसमें से यदि कोई पार्ट लिया जाए तो आपको दिखाई दे जाएगा दिस इज ए पार्ट एंड दिस इज होल। तो आप देख सकते हैं होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये इसका एक्सियोम है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि इसको प्रूव करेंगे इससे बड़ा ही है। ये नेचुरल अंडरस्टैंडिंग से हम बता सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये हमेशा ट्रू है। इसका चौथा एक्सियोम देखो, इफ इक्वल्स आर एडेड
if equals are added to the equals are added to the equals, then the wholes are equal. ध्यान दीजिएगा, if equals are added to the equals then the wholes are equal. क्या मतलब है कि आपको इक्वल चीजें ऐड करनी है, किसमें? जो पहले से इक्वल है उनमें आपको इक्वल चीजें ऐड करनी है, किसमें? जो पहले से इक्वल है उनमें। यानी आपके पास में सपोज 4 = 4 है, ये पहले से इक्वल है, आप यदि इनमें इक्वल ही ऐड कर देंगे, यानी आप दोनों में x ऐड कर देते हैं या कोई नंबर ऐड कर दो, आप यदि दोनों में इक्वल चीजें ऐड कर देते हैं तो आपको जो होल पार्ट मिलेगा वो भी इक्वल मिलेगा। सपोज आपने दोनों साइड में 2 2 ऐड कर दिया, इसमें भी 2 ऐड कर दिया, इसमें भी 2 ऐड कर दिया, तो जो आपको होल नंबर 6 6 मिला वो इक्वल ही तो मिला। तो आप यदि पहले से इक्वल चीजों में कोई इक्वल चीज और जोड़ दोगे तो जो कंप्लीट पार्ट हो जाएगा वो भी इक्वल रहेगा। ऐसे ही इसका 5th वाला पार्ट है। 5 वाले एक्सियोम में लिखा है इफ equals are subtracted, if equals are subtracted from equals when the remainders are equal, equals are subtracted from equals, यानी जो चीजें पहले से इक्वल हैं उनमें से इक्वल चीजें सब्ट्रैक्ट की गई हैं। सपोज आपके पास में 4 = 4 पहले से इक्वल हैं और इसमें से आप यदि सेम चीजें सब्ट्रैक्ट कर लेते हो, सपोज आपने 2 2 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो आपको जो रिमाइंडर मिलेंगे वो भी इक्वल मिलेंगे। दिस इज नेचुरल अंडरस्टैंडिंग विदाउट एनी प्रूफ। यह आपका 5 का एक्सियोम था। 6 और 7 वाला भी इसी टाइप से। 6 वाले में लिखा हुआ है इफ things which are double of the same things, things which are double of the same things are equal। ध्यान से समझिएगा, things which are double of the same things are equal। क्या मतलब है कि ऐसी चीजें जो किसी चीज के डबल के बराबर हैं, तो इसका मतलब वो आपस में भी बराबर है। तो आपके पास मान लो कोई चीज ऐसी है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, इसका मतलब x कोई एक चीज है, उसके डबल के बराबर कोई चीज दी हुई है। ऐसी चीजें द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, तो इसका मतलब इसका डबल है वो भी ये है और इसका डबल भी z के बराबर है। तो आप यहां से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? आप निकाल सकते हैं कि y की वैल्यू z के बराबर होगी। किसी चीज के डबल के बराबर यदि चीजें दी हुई हैं तो वो चीजें आपस में इक्वल होंगी। ऐसी जो 7 वाला एक्सियोम है वो हाफ के बारे में है कि किसी चीज का हाफ है और उसके बराबर कोई दो चीजें दी हुई हैं। द थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जिसका हाफ है वो इसके बराबर भी है और उसी के हाफ के बराबर कोई और चीज भी है।
तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि y इज इक्वल टू जेड। ये था 7 नंबर एक्सियोम। तो इस तरीके से यूक्लिड ने अपनी ज्योमेट्री बुक के लिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ अज्यूम किए थे विदाउट एनी प्रूफ। तो ये आपके टोटल 7 एक्सियोम्स हो गए। जो हमारी ज्योमेट्री है उससे रिलेटेड हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट होते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री से रिलेटेड यूनिवर्सल ट्रूथ कौन से कहलाते हैं? पोस्टुलेट कहलाते हैं। तो हम यूक्लिड के पोस्टुलेट्स पे ज्यादा फोकस रखेंगे। पोस्टुलेट क्या होते हैं? ऐसे स्टेटमेंट जो यूनिवर्सल ट्रूथ लिए गए हैं, ऐसे स्टेटमेंट जो यूनिवर्सल ट्रूथ लिए गए हैं विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी प्रूफ, जिनका कोई प्रूफ नहीं है। दूसरी बात, ये स्पेशली ज्योमेट्री से रिलेटेड है। स्पेशली ये किससे रिलेटेड है? ज्योमेट्री से रिलेटेड है, इसलिए इनको पोस्टुलेट अलग नाम दिया गया है। तो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था उसके बारे में देखो। पोस्टुलेट नंबर फर्स्ट ये था कि यदि आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करें तो आपको एक सिंगल यूनिक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसका पोस्टुलेट है कि ए यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। मतलब कोई एक फिक्स पॉइंट है, तो आप यदि उस पॉइंट से किसी दूसरे फिक्स पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक यूनिक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ए यूनिक स्ट्रेट लाइन, दिस इज पोस्टुलेट नंबर फर्स्ट। पोस्टुलेट नंबर सेकंड इसके बारे में दिया हुआ है, यदि आप किसी एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ करना चाहें तो आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और यदि दोनों पॉइंट्स ज्वाइन किए हुए हैं तो लाइन का सेगमेंट बना हुआ है, लाइन का एक टुकड़ा बना हुआ है। यदि आप इसको एक्सटेंड कर देंगे दोनों साइड में तो आपको एक लाइन मिल जाएगी। इसको बोलेंगे हम ये टर्मिनेटेड लाइन है या फिर लाइन का सेगमेंट है। दिस इज टर्मिनेटेड लाइन, या फिर इसको बोल सकते हैं सेगमेंट ऑफ ए लाइन। या सिंपली इसको लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। तो यदि कोई टर्मिनेटेड लाइन है आपके पास में और उसके एंड पॉइंट्स को आप यदि एक्सटेंड करें तो इनफाइनाइटली इनको एक्सटेंड किया जा सकता है। इसको भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको भी इस तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस इज पोस्टुलेट नंबर सेकंड। ये था आपका पोस्टुलेट नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऐसे इसके 5 पोस्टुलेट हैं। थर्ड वाले पे मूव करते हैं। पोस्टुलेट नंबर 3 ने आपको दिया हुआ है कि आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। आप कोई भी एक सेंटर और एक रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान से देखें, ये यदि आपने सेंटर बनाया है तो छोटी रेडियस से आप ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर यही रख करके आप बड़ी रेडियस से बड़ा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप सेंटर को चेंज कर दें और बड़ा सर्कल ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। मीन्स यू कैन ड्रॉ ए सर्कल विथ एनी सेंटर एंड विथ एनी रेडियस। आप कोई भी सेंटर ले सकते हैं, कोई भी एक रेडियस ले सकते हैं और एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यह आपका पोस्टुलेट नंबर 3 है। पोस्टुलेट नंबर 4 की बात करते हैं। पोस्टुलेट नंबर 4 में ये लिखा हुआ है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल।
सारे राइट एंगल इक्वल होते हैं। आप कहीं पे भी राइट एंगल बना हुआ देखें, किसी भी साइड में, किसी भी डायरेक्शन में, सारे राइट एंगल्स इक्वल समझे जाएंगे। ये है आपका पोस्टुलेट नंबर 4। पोस्टुलेट नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है। पोस्टुलेट नंबर 5 है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कोई एक स्ट्रेट लाइन फॉल हो रही है। ए स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस। आपके पास में कोई दो स्ट्रेट लाइन है और उन दोनों स्ट्रेट लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन फॉल्स यानी गिर रही है, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन फॉल हो रही है उससे सेम साइड में बने हुए इंटीरियर एंगल्स का सम। ध्यान से देखें कि कोई दो स्ट्रेट लाइन आपको दी हुई है और एक तीसरी स्ट्रेट लाइन उन दोनों स्ट्रेट लाइन पे फॉल हो रही है, गिर रही है। तो जो स्ट्रेट लाइन गिर रही है वो इस साइड में भी इंटीरियर एंगल बनाएगी और इस साइड में भी इंटीरियर एंगल बनाएगी। यहां पर भी बनेगा, यहां पर भी बनेगा। ये भी इंटीरियर एंगल इन सेम साइड ऑफ दिस लाइन है और ये भी इंटीरियर एंगल इन सेम साइड ऑफ दिस लाइन है। तो जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं आपके, ये भी उन दोनों का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन द सेम साइड ध्यान से देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स बने हैं उनका सम यदि लेस देन 180 डिग्री होता है, यदि 180 डिग्री से लेस होता है, तो इसका मतलब है कि जो दो स्ट्रेट लाइन जा रही थी वो आगे जाके मीट हो जाएंगी। और ये आपको दिख रहा है कि यहां पर गैप ज्यादा है, ये धीरे धीरे कम होता होता यहां पे आके ये दोनों लाइंस मीट हो जाएंगी। तो ये पोस्टुलेट है इसका कि कोई दो स्ट्रेट लाइन है और उनपे कोई स्ट्रेट लाइन फॉल हो रही है, तो सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से लेस जिस साइड में भी हो रहा है उसी साइड में जाकर के दोनों स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। देखिए आप, इधर की साइड का जो सम बनेगा वो 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये कभी नहीं मिलेंगी। ये इस साइड में चली जाएगी, ये इस साइड में चली जाएगी, तो ये आपस में इस साइड में नहीं मिल सकती हैं, केवल इसी साइड में मिलेंगी, क्योंकि इस साइड में इंटीरियर एंगल्स का सम है वो 180 से लेस है। ये था पोस्टुलेट नंबर 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको अंडरस्टैंड करना है, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप आसानी से इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।